जब आप एफआईआर करने जाते हैं तो पुलिस आपसे सबसे पहले तो कोई एविडेंसेस नहीं मांग सकती, तो सिर्फ ये बताना है गार्डियन को कि सो एंड सो चीज हुई है। इन्वेस्टिगेशन करना वो जब कोर्ट ऑर्डर करती है तब होता है। आई थिंक स्कूल्स अगर ये समझे ना कि हमारी इमेज और बेटर हो सकती है अगर हम ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहे, पॉक्सो सबसे अच्छी तरीके से वहाँ अगर समझाया गया तो ऐसे केसेस होने के कोई चांसेस ही नहीं है। एक मेजर चीज जो मिसिंग है ना कि पेरेंट्स आज भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर देम। तो मैरिटल रेप अभी भी कंसिडर नहीं किया जाता है। ये समझा जाता है कि जब हस्बैंड वाइफ अपना सब कुछ शेयर कर रहे हैं तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे मुझे अग्री करना चाहिए। इंडिया में आज भी ये कल्चर है कि शादी भी पूरा परिवार करवाता है और डिवोर्स के लिए भी पूरा परिवार बैठता है साथ में। फॉरेन में तो लोग वेट करते हैं कि अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा तो मैं तुरंत डैमेजेस क्लेम करूंगा। लेकिन इंडिया में भी अब लोग समझ रहे हैं कि मानहानि नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बहुत स्ट्रिक्टली एक्शंस लिए जाते हैं। नो मैटर फ्रॉम विच लॉ स्कूल यू आर, कोर्ट इज योर स्कूल। नमस्ते दोस्तों, क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ठीक है, अब्यूज़ जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो इसका एक बहुत गहरा छाप पड़ता है हमारे दिल दिमाग पे। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चाइल्ड अब्यूज़, वुमेन असॉल्ट के इतने केसेस आए हैं हमारे सामने, जिसके बारे में बात करें तो शायद समय कम पड़ जाए। भारत में भी रिसेंटली आपने और हमने कई ऐसे केसेस सुने हैं जिसके बारे में सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। शी इज़ हाई कोर्ट एडवोकेट एंड म्यूनिसिपल काउंसलर ऑफ गांधीधाम कच्छ, मिसेस ममता आहूजा। वो पिछले कई सालों से लीगल एम्पावरमेंट के थ्रू कई ज़िंदगियों में बदलाव ला चुकी हैं और अपनी वकालत से वो पॉक्सो एक्ट और डोमेस्टिक अब्यूज़ के कई ऐसे केसेस हैंडल कर चुकी हैं। उन्होंने कईयों की ज़िंदगी बदली है। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं, बहुत सारी जानकारी लेते हैं लीगल फील्ड के बारे में उनसे। तो चलिए लेट्स वेलकम मिसेस ममता आहूजा। Mrs. ममता, वेलकम टू आवर शो क्रिएटिव कास्ट। थैंक यू सो मच स्वाति। ममता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्रिमिनल अब्यूज़ केसेस और डोमेस्टिक अब्यूज़ केसेस में आपने ये जो स्पेशलाइजेशन किया, व्हाट मोटिवेटेड यू? क्या था इसके पीछे का मोटिवेशन? I think I was born to do this. It's in my genes. Okay. And since childhood मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। Okay. मैं हमेशा से वो बच्ची रही थी जिसको बड़ों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता था। सोसाइटी में क्या कल्चर चल रहा है वो देखना अच्छा लगता था। और सोसाइटी के सारे लॉज भी ना समाज को देख के, कल्चर को देख के बनाए जाते हैं जी। और ये मेरा नीश बनता गया कि जैसे ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, महिलाएं मुझसे जुड़ती गई और फिर मैंने इसी तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट पे। आपकी एडवोकेसी ज़्यादातर पॉक्सो एक्ट के ऊपर है और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा ब्रीफ में हमारे दर्शकों को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताएं। व्हाट इज़ पॉक्सो एक्ट और आपके हिसाब से इस एक्ट के अंदर कोई ऐसे लूप होल्स या गैप्स हैं जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से असुरक्षित महसूस कर सकें या उनके फैमिली या गार्जियंस थोड़े असुरक्षित महसूस कर सकें? ऐसा कुछ अगर आपको लगता है एज एन एडवोकेट तो प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ में शेयर कीजिए। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ओके, शॉर्ट में उसको हम पॉक्सो बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको बनाया गया कुछ सालों पहले और अब उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं। अच्छा, लूप होल्स देखने जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब दो बच्चे अपनी कंसेंट के साथ कुछ करते हैं तो भी वहां पे पॉक्सो लगता है। ओके, क्योंकि अगर दोनों ही बच्चे अंडर 18 हैं तो वो कंसेंट नहीं दे सकते। द वन थिंग आई थिंक दैट शुड बी चेंज्ड इज कि अब उनकी एज लिमिट 18 ना हो के 16 हो जानी चाहिए। अच्छा, बिकॉज आजकल जैसा ज़माना है, जैसा कल्चर है, बच्चों को कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी समझ आ रही हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो 18 से 16 अगर वो एज हो जाती है तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मेंटली बच्चे अब थोड़ा जल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस वन चेंज कैन बी मेड, अदरवाइज इट इज़ मेड वेरी ब्यूटिफुली। अच्छा, और ये इसके अगर हम कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपसे जानना चाहें तो क्या हैं पॉक्सो एक्ट के हाईलाइटिंग पॉइंट्स? कैसे प्रोटेक्ट करता है ये बच्चों को? सबसे पहले तो बेस्ट प्रोटेक्शन ये माना जाता है कि इसका ट्रायल इन कैमरा चलता है। Okay. जैसे इन कैमरा मतलब
अंदर जज होंगे, दोनों पार्टीज के वकील होंगे और दोनों पार्टीज होंगी। इसके अलावा ये ओपन फॉर ऑल नहीं होता है, जैसे दूसरे केसेस ओपन फॉर ऑल होते हैं, जनता में से कोई भी आके वो देख सकते हैं, लेकिन पॉक्सो इस तरीके से नहीं चलता। जस्ट टू मेंटेन द प्राइवेसी, जस्ट टू मेंटेन द प्राइवेसी। और सपोज इन केस अगर कोई बहुत सेंसिटिव पार्टीज जुड़ी हुई है और अगर विक्टिम चाहते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले तो उनको बहुत इजीली प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसी एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। सेकेंड थिंग, ये केस जो है वो एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करना होता है। जजेस को इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। कोशिश ये करनी होता है कि 1 साल में, लाइक 365 डेज में ये केस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्ट। तो मतलब इसमें बाकी केसेस की तरह लिंगर ऑन नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। जस्ट टू कीप इन माइंड कि भाई बच्चा है, ट्रॉमेटाइज नहीं हो जाए मेंटली, फिजिकली, इसीलिए इस केस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। ट्रॉमा, क्योंकि कोर्ट में आना अपने आप में लोगों के लिए ट्रॉमा तो है ही। तो किसी भी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ, बिकॉज दिस इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट, तो किसी भी बच्चों को ज्यादा ट्रॉमा ना हो। और क्रिमिनल केसेस में जितना केस जल्दी चलेगा आप अच्छे से अपनी स्टेटमेंट दे पाएंगे, तो स्टेटमेंट भी थोड़ी भी याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि स्टेटमेंट आपको याद रहे क्रिमिनल केसेस में, जो भी हुआ था उस जगह पे वो आप अच्छे से बता सके जज को, इसीलिए ये जल्दी चलाया जाता है। अच्छा, मैंने अपनी रिसर्च में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा था कि यूजुअली पॉक्सो एक्ट के अंदर माइनर की कंसेंट को लॉ उतनी तवज्जो नहीं देता है, बिकॉज माइनर्स ट्रॉमेटाइज किए जा सकते हैं, उनका कंसेंट हम चेंज करवा सकते हैं, उनके स्टेटमेंट चेंज करवा सकते हैं। तो इस पे एज एन एडवोकेट क्या एड्रेस करना चाहेंगी? क्योंकि रिसर्च के दौरान मैंने पढ़ा भी था कि कई ऐसे केसेस भी आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में नागपुर ब्रांच का एक बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, जिसमें मैंने पढ़ा था 2 पार्टीज थी, एक मेजर था एक माइनर था। एंड माइनर के पेरेंट्स को जब पता चला कि ये रिलेशनशिप में है तो उन्होंने मेजर के ऊपर डाल दिया कि भाई पॉक्सो एक्ट लगवा दिया कि भाई इसने हमारे बच्चे के साथ में ज़बरदस्ती करा है, जबकि मेजर ने ये बकायदा कोर्ट में बताया कि नहीं, ये सब कुछ विलिंगली हुआ था। तो ये जो एज लिमिट जैसा आपने बताया कि ये एक बहुत बड़ा लूप होल रहा इस एक्ट में, तो उसके ऊपर आप क्या एड्रेस करना चाहेंगी? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की, आई थिंक वो केस बहुत ही प्रॉपर मैनर में चला गया, बिकॉज इवन टुडे मैं फिर से कह रही हूँ, बच्चा भले 16 ईयर्स का है, पर अगर दोनों ही मेजर नहीं है, अगर एक मेजर है एक माइनर है, तो डेफिनेटली जो है वो मेजर पर्सन माइनर पर्सन को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू मैनिपुलेशन, हम किसी भी तरीके से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत सही हुआ जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बच्चा जो है वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता 18 ईयर्स के अंडर। तो वो एज फैक्टर, मतलब जैसे जो 18 ईयर्स है, आपके हिसाब से वो एज फैक्टर अभी भी एक लूप होल है, मतलब पॉक्सो अगर दोनों माइनर है तो अगर एक मेजर है एक माइनर है तो वो बिल्कुल लूप होल नहीं। अच्छा। वही इस एक्ट की ब्यूटी है कि छोटे बच्चे को 18 के अंडर किसी को भी आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते फॉर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स। तो फाइन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ की, तो जैसे चाइल्ड अब्यूज़ केस में पेरेंट्स और जो गार्जियंस होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनके बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है? पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आइडेंटिफिकेशन करने के बाद व्हाट शुड बी द इमीडिएट एक्शन जो उनको लेने चाहिए, कि तुरंत कि जैसे ही पता चला हाँ ये चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है बच्चा, अब क्या कौन से ऐसे एक्शन लेने चाहिए उनको तुरंत कि भाई जिससे वो केस उनका ज़्यादा लंबा नहीं चले और जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस मिले? हम जब लॉ पढ़ते हैं ना तब हम साथ साथ साइकोलॉजी भी समझते हैं। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज में कुछ भी चेंज है, कुछ भी चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल पहले उसको बहुत सारे लोगों के बीच उठना बैठना अच्छा लगता था, अब वो अपने आप को कॉर्नर कर रहा है। पहले उसके फ्रेंड्स घर पे आना जाना करते थे, अब वो नहीं आ रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग साइन कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को सर्कल में और समाज में मिसफिट समझने की कोशिश कर रहा है। उसको गिल्टी कॉन्शियस खा रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग अभी भी सोसाइटी में तो ऐसी ही है कि आप यहाँ मत जाइए, आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए था, या आप अपने आप का ध्यान रखिए। तो उस चीज़ में अगर बच्चे में कहीं पे भी उसकी नॉर्मल रूटीन से
हैं, कोई भी चेंजेस लग रहे हैं या चेंजेस शुरू हो रहे हैं, दैट कैन बी, अगर बच्चा सुबह को 7 बजे जाता था स्कूल के लिए और अब वो थोड़ा लेट जा रहा है, तो ये छोटी छोटी बातें अगर उसके बिहेवियर में चेंजेस हैं तो हो सकता है उसके साथ कुछ हुआ है। जैसे रिसेंटली मैं एक स्कूल में गई थी, वहाँ पे मैंने बच्चों के साथ पॉक्सो को समझाया और उनकी बात समझी, तो ये देखा गया कि जिस भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है, स्कूल के या कॉलेज के दूसरे बच्चे उसको कॉर्नर कर देते हैं कि इसके साथ कुछ हुआ, इससे बात मत करो, बट यू नेवर नो कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती किया है ऐसा कुछ। गांधीधाम में मैंने एक लाइव केस देखा था, बच्चियां जब स्कूल से घर जा रही थी तब छकड़े वाले ने उसके साथ क्या बैड टच किया था, बट दे डू नॉट हैव दैट मच करेज कि मैं इस चीज़ को रोक सकें, लेकिन उसके बिहेवियर में चेंजेस थे। और टीचर्स को और पेरेंट्स को क्या लगता है कि अब ये थोड़ा अलग या अलग क्यों हो गई है जी। तो सबसे पहले मुझे लगता है उनके बिहेवियर चेंजेस को देखना चाहिए जी। और पेरेंट्स को फ्रेंडली तरीके से ये पूछना है कि हुआ क्या। नाउ व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ कंप्लेन, पेरेंट्स को ही, गार्डियंस को ही इमीडिएटली एक्शन लेना है और पुलिस स्टेशन में जाना है, FIR करना। ओके, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी FIR, आप तुरंत ही FIR करिए। और दूसरी बात क्या होगी, जब आप FIR करने जाते हैं तो पुलिस आपसे सबसे पहले तो कोई एविडेंसेस नहीं मांग सकती कि आप अभी के अभी एविडेंसेस दो, हमें बताओ ऐसा क्या हुआ था। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है गार्डियन को कि सो एंड सो चीज़ हुई है। इन्वेस्टिगेशन करना वो जब कोर्ट ऑर्डर करती है तब होता है, और पुलिस इसमें डायरेक्टली FIR लेती है और तुरंत जज के पास लेके जाती है। मैजिस्ट्रेट के सामने ही सबसे पहले स्टेटमेंट होता है। फिर मैजिस्ट्रेट उनको गाइड करता है कि आपको किस रोड मैप से जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है। और पूरी चीज़ जो है ये बहुत प्राइवेसी में चलती है, ये न्यूज़पेपर में नहीं आ सकता, ये मीडिया में नहीं आ सकता कि किस बच्चे के साथ ये हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप है कि सोसाइटल प्रेशर में ना आके अपने बच्चे के बारे में सोचिए और सबसे पहले कंप्लेन कीजिए जी। अब हम बात करें अगर डोमेस्टिक अब्यूज केस में, तो उस केस, क्योंकि आप उसमें भी अपनी एडवोकेसी, लीगल एम्पावरमेंट रखती हैं, उस केस के इमीडिएट स्टेप्स क्या होते हैं? अगेन, पुलिस हमारी सेवा के लिए है, पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। किसी के भी साथ अगर कोई भी फिजिकल अब्यूज होता है तो गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छी हेल्पलाइंस दी हैं। यू कैन कॉल ऑन 181 इमीडिएटली आते हैं। और अगर आप चाहें तो आप नियर बाय महिला पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। जैसे कच्छ में हमारे पास आदिपुर में महिला पुलिस स्टेशन है, तो महिला पुलिस स्टेशन में जाके अगर आप बताते हैं कि मेरे साथ अब्यूज हुआ है, फिर वो इन लॉज ने किया, हस्बैंड ने किया, किसी ने भी किया, तो वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। सपोज उनको लगता है कि ये इस तरीके का है कि यहाँ पे FIR नहीं लेकिन कंप्लेन होनी चाहिए, तो वो उस कंप्लेन को बहुत सीरियसली लेते हैं। इमीडिएटली सबसे पहले कॉल जाता है ऑपोजिट पार्टी को कि आपके अगेंस्ट कंप्लेन आई है, आप यहाँ पे आइए, कोऑपरेट कीजिए। इफ नो देन वी विल कम एंड अरेस्ट यू। तो इस चीज़ में बहुत बेटर तरीके से ये समझा गया है कि लोग आते हैं कंप्लेन करने, और महिलाएं पहले से थोड़ा सशक्त हो रही हैं, समझ रही हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड मेनी अदर फैक्टर्स कि मुझे, इन शॉर्ट, आई डोंट वांट टू टेक शिट अबाउट इट, आई डोंट वांट टू टेक शिट फ्रॉम एनीवन, सो आई शुड स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट। बट एक और चीज़, बीइंग अ फीमेल, मैं बोलना चाहूँगी, दोनों ही पार्टीज को ये समझ के चलना है कि हम किसी के ऊपर फॉल्स एक्विजिशन ना करें। बिकॉज अगर आप किसी के भी ऊपर फॉल्स केस करते हैं तो अंडर सेक्शन 340 जिस भी पर्सन ने फॉल्स कंप्लेन की है उसके ऊपर भी कंप्लेन हो सकती है और वो पर्सन बिहाइंड द बार्स भी जा सकता है। सो बहुत सोच समझ के करना है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट इज द रीजन सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 में चेंजेस किए। पहले सेक्शन 498 में इमीडिएटली FIR होती थी और पूरे परिवार को बिहाइंड द बार्स भेजा जाता था। इसीलिए सारे ससुराल वाले डरे हुए रहते थे कि सेक्शन 498 ना हो जाए। अब ऐसा नहीं है, अब सेक्शन 498 में भी पहले कंप्लेन होती है, दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि कौन ज़्यादा गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है केस। उसके बाद पुलिस इस नतीजे पे आती है कि इसमें FIR लेनी है या नहीं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक अब्यूज़ केसेस में जो फॉल्स एलिगेशन है, कई बार हम देखते हैं केसेस ऐसे आते हैं हमारे सामने, एज अ एडवोकेट आपके सामने भी कई ऐसे केसेस आए होंगे जिसमें फॉल्स, मतलब ज़बरदस्ती लॉ का मिसयूज़ हुआ है, फॉल्स विक्टिम बनाया गया है, वो फैमिली परेशान हो रही है, वो फैमिली ट्रॉमेटाइज हो रही है, जिसकी गलती नहीं है वो बिहाइंड द बार्स है। तो इसमें अभी ये चेंजेस की वजह से यहाँ पर ये चेंजेस आए कि हाँ भाई अभी तुरंत
कोई इसका तुरंत इसका मिसयूज भी नहीं हो सकता और तुरंत इसका कोई सेंसिटिव एक्शन नहीं लिया जाता, बिहाइंड द बार्स नहीं भेजा जाता। वो पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं, पूरे दिन आपको बिठा सकते हैं, बिकॉज दे हैव द पावर। इवन इफ अगर एक सिंपल कंप्लेन होती है तो पुलिस हैज द पावर टू मेक यू सिट फॉर 24 आवर्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो वो किया जाता है, बट उतने में ही लोग इतना ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि सच सामने बाहर आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पे बर्डन कम आता है। जैसे हम कहते हैं जस्टिस डिले हो जाता है इंडिया में, तो थोड़े थोड़े जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उसकी वजह से लोगों को जस्टिस मिलने लगा है और लोग मिसयूज नहीं करते हैं। बट मैं थोड़ा एक और चीज ऐड करूंगी कि सिर्फ फीमेल्स नहीं है, मेल्स भी हैं जो बातें छुपाते हैं। तो बहुत ही जेंडर न्यूट्रल एक्ट्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर न्यूट्रल है। बिकॉज डोमेस्टिक अब्यूज जरूरी नहीं फीमेल के साथ भी हो, ट्रू मेल्स के साथ भी। अभी इनफैक्ट केसेस कई ऐसे सामने आए जहाँ पे मेल के साथ में डोमेस्टिक अब्यूज हुआ है। इंटरनेशनल केस जॉनी डीप आपने सुना होगा, वहां पे उन्हीं के साथ हुआ था और फाइनली ये प्रूव भी हुआ कि मेल के साथ हुआ है, फीमेल के साथ नहीं हुआ है। तो काफ़ी मतलब हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम ने काफ़ी ऐसे चेंजेस लेकर आए हैं जहाँ पे लोग इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज रिसेंटली हमने पढ़े भी हैं न्यूज़पेपर्स में और टीवीज़ में, काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स आई जहाँ ज़बरदस्ती सामने वाली पार्टी पे केस लगाया गया है, उनको फॉल्सली एक्यूज़ किया गया, एंड देन बाद में पता चला ये सब और सिर्फ एक पर्सनल रिवेंज के लिए लिया गया था। करेक्ट। चलिए, अभी डोमेस्टिक अब्यूज़ केसेस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर अभी हमने देखा अभी भी कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है, सोसाइटल प्रेशर रहता है एक फीमेल्स पे या जो भी पार्टी है उनके ऊपर, और कई बार वो एक्शन नहीं ले पाते, एक्ट नहीं कर पाते अकॉर्डिंगली। तो उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहेंगे? हाउ शुड दे एक्ट अकॉर्डिंगली, और अपना कहते हैं ना अपना मत पहले कैसे रखें, किस तरह से अपने आप को फॉरवर्ड लेकर आए, डरे नहीं, घबराएं नहीं? आप जो कह रहे हैं ना कि बहुत बार होता है डिवोर्स केसेस में, क्योंकि इंडिया में आज भी ये कल्चर है कि शादी भी पूरा परिवार करवाता है और डिवोर्स के लिए भी पूरा परिवार बैठता है साथ में। बट फाइनली अभी देखा गया है कि people are trying to come forward to understand that if this marriage is not doable, let both of us decide, और फिर हम ये कंक्लूजन पे आए कि हमें साथ रहना है या नहीं। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सेंटर स्टार्ट किया गया है हर कोर्ट में, मीडिएशन सेंटर्स। मीडिएशन सेंटर्स में यू गेट काउंसलर्स, दोनों पार्टीज को साथ में बुलाते हैं, बिठाते हैं, दे आर प्रॉपरली ट्रेन्ड इन दैट मैनर, जो ये समझा सकें कि आपको अपनी मैरिज को एक और चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बिकॉज गांव में और पिछड़ी कम्युनिटीज में अगर किसी महिला ने या पुरुष ने ये कह दिया कि हम नहीं रह पा रहे हैं साथ में, हमारी नहीं बनती है, तो यही चुप करवा दिया जाता है कि नहीं, शादी की अब निभानी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं कि हम आपस में ही डिसाइड करेंगे, बिकॉज कोर्ट्स ने भी ये देख लिया और समाज ने भी ये देख लिया कि जब पूरा का पूरा परिवार साथ में आ रहा है तो हम रेट्रोस्पेक्टिव ही बातें कर रहे हैं कि इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, हम कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए मीडिएशन सेंटर्स काम कर रहे हैं और अब जो है वो लोग थोड़ा समझ रहे हैं कि हमको डिवोर्स और मैरिज के केसेस को कैसे आपस में ही सॉर्ट करना है। डिवोर्स में एक कंसेप्ट है इंडिया में जो हमारे लॉ में दिया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B, जहाँ पे दोनों पार्टीज सब कुछ खुद से डिसाइड कर सकती हैं, सारे टर्म्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, किसी ने दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके जॉइंट में प्रॉपर्टी ली तो उस प्रॉपर्टी का हम शेयर कैसे करेंगे, यहाँ तक कि इवन इफ यू हैव अ पेट जो आपने साथ में मिलके लिया था, तो अब वो पेट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कोई लोन आप पे है तो लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी। तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिवोर्स के वो हस्बैंड वाइफ डिसाइड कर सकते हैं इन म्यूचुअल कंसेंट, एंड देन कोर्ट उसमें अपनी मोहर लगाएगा कि आप आइए कोर्ट में पिटीशन सबमिट कीजिए, विल टेक 2 स्टेप मोशंस, और उसके बाद हम आपको इजीली डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। अगर यही केस चैलेंज होता है, जैसे एक पार्टी को केस करना है कि मुझे डिवोर्स चाहिए और दूसरी पार्टी को ऐसा है कि मुझे डिवोर्स नहीं देना है, तो वो जो केस जब कंटेस्ट होता है तब टाइम लगता है। पर धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि हमें आपस में म्यूचुअली कैसे
इस चीज को सॉर्ट करना है जी। थ्रू आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर्स। तो ऐसा कोई केस आपकी लाइफ में कभी आया जहां आपने एक्सपीरियंस किया हो कि आपकी लीगल एडवाइस के थ्रू पार्टीज एकदम बच गई, या उनकी मैरिज बच गई, या डिवोर्स होने से बच गया? यस आई वुड प्राउडली शेयर अ केस, वेरी रिसेंट केस। एक हस्बैंड वाइफ आए थे मेरे पास, ऐसा ही था। वो चाहते थे कि हम नहीं रहें साथ में जी। काफी बड़े बच्चे भी थे, टीनेजर बच्चे थे साथ में, और पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि इनका डिवोर्स हो। मुझे भी कहीं ना कहीं देख के लगा कि इनकी मैरिज डुएबल है, ये रह सकते हैं साथ में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बट दैट कैन बी सॉर्टेड। तो मैंने उनको बोला कि सी आई एम इन योर फेवर, बट कुछ चंद रुपयों के लिए मैंने उनका डिवोर्स नहीं होने दिया। इनका लेट्स डू अ काउंसलिंग सेशन, आप 2-3 बार आइए एंड देन वील गो फॉर इट। शुरुआत में ना लोग हिचकिचाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स बनाइए, एक सर्टेन अमाउंट लीजिए और खत्म कीजिए, पर मैंने सोचा लेट मी गिव अ ट्राई। तो वो लोग आए, 2 सेशंस उन्होंने लिए, उनको समझ में आया कि वी कैन गिव अ फ्रेश स्टार्ट। फिर उनके पेरेंट्स भी आए, उन्होंने भी बोला कि हम जो चाहते थे वो आपके थ्रू हो गया, तो देयर मैरिज इज डुएबल नाउ, दे आर स्टेइंग टुगेदर। ये एक केस था। सेकंड, उसमें एक डॉटर थी जो चाहती थी कि दोनों पेरेंट्स साथ में रहें, बट पेरेंट्स वर वेरी एडमेंट कि हमको नहीं रहना है साथ में। तो मैंने डॉटर को ही बताया कि दिस इज something that you can do. Through this they can come together. It is okay if they live like roommates for some time, but धीरे धीरे चीज़ें चेंज होगी, बिकॉज जो इतने टाइम से चीज़ें चेंज नहीं हो रही वो धीरे धीरे होगी। तो फाइनली उन दोनों ने जितने भी केसेस किए थे एक दूसरे के ऊपर वो सारे विड्रॉ कर लिए। तो मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि चंद रुपयों की वजह से मैं किसी की जिंदगी नहीं खराब होने दूँ, लेकिन काफ़ी ऐसे भी केसेस हैं जहाँ लगता है कि अब नहीं हो सकता सॉर्ट। 2-3 काउंसलिंग सेशंस कर लिए एंड दे हैव डिसाइडेड, दे आर मैच्योर इनफ इन दिस एज कि हमको साथ में अब नहीं रह सकता है, तो म्यूचुअल कंसेंट से बहुत इजीली डिवोर्स भी हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं मैम, हम सोसाइटी का रोल, द रोल ऑफ सोसाइटी, क्या की रोल प्ले करती है सोसाइटी, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़ व्हेन इट कम टू चाइल्ड अब्यूज़? कितना रिस्पॉन्सिबली उनको हैंडल करने चाहिए ऐसे केसेस, और कितनी अवेयरनेस उनको चाहिए कि वो स्टूडेंट्स में या स्कूल्स में या अपने आस पड़ोस में इतनी अवेयरनेस फैलाएं कि लोग इसके बारे में जानें? अबाउट पॉक्सो, आई थिंक आई माई सेल्फ हैव कवर्ड ऑल दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस जहाँ पे मैंने जाके बताया है कि पॉक्सो क्या है। बट आई थिंक एक मेजर चीज़ जो मिसिंग है ना, कि पेरेंट्स आज भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर देम। और मेरी हमेशा से ये अपील रही है स्कूल्स को कि बच्चों को तो डेफिनेटली बताना है कि आपके साथ क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को भी अवेयर करना है इस चीज़ के बारे में। गुड टच बैड टच से भी बियॉन्ड है पॉक्सो कि गुड टच बैड टच तो ठीक है, हमने ये बता दिया कि कौन आपको कहाँ टच नहीं करेगा, लेकिन पॉक्सो तो उससे बहुत आगे है कि आपके साथ कोई भी ऐसे फोटोज शेयर नहीं किए जाएंगे, आपसे कोई ऐसे फोटोज मांग नहीं सकता, आपसे कोई क्या कर रहा है उसको तो रोकना ही है, लेकिन आपसे ये भी नहीं कहना चाहिए कि आप मेरे साथ आके ये करो। तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि अब ज़माना बदल रहा है और हमें फ्रंट डेस्क पे आके ये समझना चाहिए कि ऐसे एक्ट्स क्या हैं। और सोसाइटी तो डेफिनेटली अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम प्रोग्रेसिव हैं बट स्टिल अभी भी हम बहुत ही धीमी तरीके से प्रोग्रेस हो रहे हैं। तो थोड़ा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे आसपास के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो एटलीस्ट हम उन्हें इतना मेंटल सपोर्ट दें कि सी वी नो समथिंग बैड हैज़ हैपेंड टू यू, नॉट you have done something bad, so you do not have to feel guilty about it. The other way around कि भाई जिसमें जो पर्सन जिसके साथ हुआ है वो विक्टिमाइज फील नहीं करे, ना करे, वो ट्रॉमेटाइज फील नहीं करे, उसको लगे कि हम जो भी हुआ मेरे साथ में एटलीस्ट आई हैव अ सपोर्ट ऑफ सोसाइटी, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, जो भी एक्सटेंडेड लोग हैं वो सब मेरे साथ खड़े हैं। यस। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स, कुछ स्कूल्स की कमिटी में मैं एक हिस्सा हूँ जहाँ पे मुझे ये बताना होता है कि ये चीज़ें कैसे रोकी जा सकती हैं। स्कूल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये बता के कि ऐसी कोई भी चीज़ें दबाई ना जाए। मेजर चीज़ें बॉम्बे के एक प्री स्कूल में रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2 फीमेल वर्कर्स ने स्कूल में बच्चों के साथ टॉयलेट में बहुत ही अनवांटेड बिहेवियर किया, बहुत ही अनवांटेड बिहेवियर किया। अब उस स्कूल की
बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ हुई, हाँ। पेरेंट्स ने कंप्लेन भी की, जी। लेकिन जो डैमेज बच्चे का होना था वो हो चुका ना। था। तो स्कूल को उससे पहले ही क्या रोल लेना है जी। कि कैमरा सब जगह पे हो, हाँ। और कैमरास का जो भी एविडेंस मिलता है कोऑपरेट करके वो कोर्ट में प्रोवाइड करें। जी। सिर्फ ये ना सोचे कि हमारी इमेज क्या रहेगी। आई थिंक स्कूल्स अगर ये समझे ना कि हमारी इमेज और बेटर हो सकती है अगर हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहें, तो उनको ज़्यादा एडमिशन्स भी मिलेंगे। और पॉक्सो सबसे अच्छी तरीके से वहाँ अगर समझाया गया तो ऐसे केसेस होने के कोई चांसेस ही नहीं है। प्लस टीचर्स को भी ये समझना है कि हम ऐसे बच्चे को एबनॉर्मल ना समझे, हम ऐसे बच्चे को कॉर्नर ना करें। इस चीज़ पे मेरा फोकस बार बार रहेगा, क्योंकि ऐसा किया जाता है, बच्चे को कॉर्नर कर दिया जाता है, उससे कोई बात नहीं करता, उसके साथ ब्रेक में कोई शेयर नहीं करता कुछ भी। तो हमें हमेशा से एक सपोर्ट सिस्टम रहना है और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की और आगे बढ़ना है, थोड़ा धीमी गति से नहीं और भी जल्दी तरीके से। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग देम, आपको उन्हें अवेयरनेस लानी है। ना यूजुअली होता है कि जैसे आपने बोला, ये बात बिल्कुल सही है, कॉर्नर कर दिया जाता है, कई बार उन्हें पनिश भी किया जाता है, तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारी वजह से ये हुआ। बाकी जबकि चीज़ ये है कि हमें अवेयर करवाना है उनको कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक है, वी आर देयर फॉर यू। हाँ, बिकॉज आज भी बच्चा अगर कुछ भी करने के लिए कंसेंट दे रहा है तो भी उसमें उतनी समझ तो नहीं है जो उसके पेरेंट्स की है। तो माँ बाप को ये चीज़ समझ के चलनी है। गांधीधाम में एक बहुत ही अच्छा ऐसा केस हुआ था जो मैंने ही लड़ा था। एक 9th स्टैंडर्ड की बच्ची, एक पुलिस ऑफिसर ने उसके साथ कुछ अनवांटेड किया था, जो मैरिड था। अब वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत यंग था, ही वॉज अराउंड 25, बच्ची थी 14 साल की। और बाद में जब ये पूरा केस चला तो उस पुलिस ऑफिसर को सज़ा भी हुई। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि उसके पेरेंट्स हर बार उसके साथ आते थे, उसको सपोर्ट करते थे कि कोई भी ऐसी चीज़, हमारी बेटी को ऐसी कोई बात नहीं लगनी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज वो बहुत ही रूरल एरिया से थे, वो कोई मॉडर्न फैमिली से, अर्बन एरिया से नहीं थे, बट स्टिल दे अंडरस्टूड कि हमारी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हम उस चीज़ को समझें। और एक मिसाल पैदा की उन लोगों ने कि गांधीधाम में भी ऐसे लोग हैं जो बच्चियों को सपोर्ट करते हैं। तो समाज आगे बढ़ रहा है, बट धीमी गति से। जी, चलिए अब बात करते हैं द चैलेंजेस यू फेस्ड एज अ फीमेल एडवोकेट। इतना सेंसिटिव केसेस आप लेती हैं, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ के हो, चाहे डोमेस्टिक अब्यूज़ के हो, विमेन असॉल्ट के हो, तो एज अ फीमेल एडवोकेट कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपने इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में फेस किए हैं? कोई ऐसा, अगर आप आइडेंटिटीज़ छुपाना चाहें, कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल केस जिसमें आपको काफ़ी बैकलैश मिला हो, ऐसा अगर आप कोई एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ में, हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहें? इंडिया में ना हर लड़की ना लक्ष्मी की तरह पैदा होती है जी। और फिर ज़रूरत पड़ने पे वो दुर्गा बन सकती है जी। तो मैं वैसी हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं दुर्गा बन सकती हूँ जी। अभी तक कोई भी ऐसा केस जो बहुत ही सेंसिटिव हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने अगर कुछ सुना है तो वो यही सुना है मेरे शुरुआत के करियर में कि बीइंग अ फीमेल, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू हैंडल इट? नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड, जब लॉज बने तब ये नहीं देखा गया कि इसको सिर्फ महिलाएं ही समझेंगी। तो ऐसा आज मेरे साथ नहीं हुआ, विद गॉड्स ग्रेस, बिकॉज मैंने हमेशा से अपनी आइडेंटिटी और अपनी बाउंड्रीज इस तरीके से प्रेजेंट की है कि लोग मुझ पे डाउट तो नहीं करते। आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट कि ये कैसे हैंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हाँ, सिर्फ बैकलैश इतना रहता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि एक महिला है तो शायद ये महिला का ही सपोर्ट करेंगे। बट अगेन हमारे पास जो भी केस आता है वो हमें इस तरीके से हैंडल करना है कि चाहे वो सामने कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, मेरे लिए वो मेरा काम है और मेरे कर्म के साथ, मेरे काम के साथ मुझे कैसे लॉयल रहना है। तो बस लोगों के माइंड में ये भी एक माइंडसेट रहता है कि ये फीमेल है तो फीमेल्स को ही समझेगी। जबकि रिसेंटली मेरे पास MP से क्लाइंट्स आए थे जिन्होंने मुझे हायर किया था, जिन्होंने ये कहीं से मेरे बारे में सुना था, तो बीइंग अ हस्बैंड ही वांटेड कि मैं उसका केस लड़ूं। अब उसका माइंडसेट क्या था कि एक महिला हो के आप ये समझ पाएंगे कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया होगा। तो आई एम ग्लैड कि मेरे साथ तो हमेशा से कोई सैड स्टोरी ना रह के बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रही है कि मेरे पास स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं जनरली, जैसे हम टीवीज़ में, न्यूज़पेपर में
रिसेंटली इतने केसेस सुन रहे हैं वुमेन असॉल्ट, वुमेन अब्यूज़ के आई मीन आपने भी सुने होंगे, काफ़ी ऐसे कहते हैं ना हॉरिफाइंग केसेस हुए हैं जिनके बारे में सुनकर ही एकदम रूह कांप जाती है। तो कोलकाता, जैसे कोलकाता का आरजे कर मेडिकल कॉलेज का जो केस था, तो इसमें आपके हिसाब से डू यू थिंक इंडियन जुडिशरी सिस्टम को कुछ ऐसे कहते हैं ना स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने चाहिए जिससे जस्टिस भी डिले ना हो, टाइमली जस्टिस मिल जाए और जो विक्टिम है वो इमोशनली और फिजिकली ट्रॉमेटाइज होने से बच जाए? बिकॉज होता ऐसा है ना कि एक कहते हैं ना तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, पुश्तें निकल जाती हैं केस लड़ते लड़ते, एंड आप डेविस्टेटेड हो जाते हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि एक विक्टिम पे कितना ट्रॉमा वो फेस कर रहा होगा। तो आपके बीइंग एडवोकेट, बीइंग इन दिस प्रोफेशन, इस लीगल प्रोफेशन में क्योंकि आप इतने साल से हैं, क्या ऐसे नेसेसरी फैक्चुअल स्टेप्स सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ साथ ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को लेने चाहिए जिससे कि ये जो लॉन्ग टाइम पीरियड है जस्टिस का ये थोड़ा शॉर्ट हो जाए, विक्टिम भी इजीली, चाहे वो कोई भी केस हो, मैं नॉर्मल उस पर बोल रही हूँ, कोई भी केस हो, विक्टिम को भी इजीली जस्टिस मिल जाए, वो ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से भी बच जाए? आई थिंक उसके लिए सबसे पहले केस में ये चेंजेस आने चाहिए इंडिया में कि उस केस के लिए बहुत ही डे टू डे बेसिस पे वो केस चले। अब ये है ना, यहाँ पे दोनों बातें होगी, इसके प्रॉन्स भी हैं, कॉन्स भी हैं। अगर केस डे टू डे चलता है तो नो डाउट केस बहुत जल्दी से निपट जाएगा, उसकी जजमेंट आ जाएगी। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है कि जिस भी पर्सन के अगेंस्ट केस हुआ है उसको भी पूरा चांस दिया जाता है अपने आप को डिफेंड करने का। तो जैसे कहा जाता है कि 100 ऐसे लोग छूट जाएं जिन्होंने कोई क्राइम किया है, लेकिन कोई भी एक ऐसा व्यक्ति ना हो जिसने क्राइम ना किया हो। तो आज भी इंडियन लॉज जो है वो पूरे वर्ल्ड में इसीलिए ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी देखे जाते हैं। हाँ, जस्टिस थोड़ा जल्दी मिलने के लिए कोर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा फंक्शनिंग ऑनलाइन करनी चाहिए। जैसे हर केस के लिए ऑनलाइन फंक्शनिंग अलाउड नहीं होती है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन फंक्शनिंग करें, जैसे जो विटनेसेस है, जो आई विटनेसेस हैं, या पुलिस ऑफिसर का रोल है या डॉक्टर का रोल है, वो अगर कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो जाता है कि आप आके अपना स्टेटमेंट दीजिए, आपको कहीं से ट्रैवल नहीं करना है, उसके लिए पूरा दिन नहीं देना है, तो वो चीज़ें थोड़े से चेंजेस के साथ हो सकती हैं। जहाँ तक बात है मेडिकल कॉलेजेस की, इस केस में ना स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा बड़ा रोल है। मुझे पता है लोगों के बीच इतना गुस्सा है, इतना एग्रेशन है कि लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे, बट आज भी ये दुर्दशा है हमारे इंडिया की कि लोगों को पूरे तरीके से कानून नहीं पता है। उनको नहीं पता है कि सेंट्रल का एक्ट कहाँ आता है, स्टेट का एक्ट कहाँ आता है, किसकी क्या पोजीशन है, कब कब कोई इंटरफेयर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्यो मोटो एक्शंस लिए हैं। नाउ स्यो मोटो मीन्स कोई भी केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने हिसाब से वो केस उठा ले और उसका ट्रायल चलाए विदाउट फाइलिंग एनी काइंड ऑफ पिटीशन। तो ये जो रिसेंट में अभी बंगाल केस हुआ है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्यो मोटो एक्शंस लिए हैं, और इसीलिए अब ये केस बहुत जल्दी चलेगा। यस, फाइन। तो अब जैसे आपने मुझे बताया कि अभी आपने बोला कि कई लोगों को नहीं पता होता है लॉज कौन बनाता है, उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए आप बताइए, लॉज क्या डिफरेंस है स्टेट लॉज में और सेंट्रल लॉज में, और क्यों इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को? आई थिंक अवेयरनेस इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है पहले तो सबसे पहले हर स्कूल में लॉ का भी ना एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि बेसिक राइट्स क्या हैं आपको पता होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे अमेंडमेंट्स क्या है, वो सब हमें नहीं पता होते। तो सबसे पहले तो लॉ को एज अ सब्जेक्ट शुरू कर देना चाहिए स्कूल्स में, बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़रूरत है। और इससे कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी समझ में आएगा, जैसे साइंस है, मैथ्स है, कि लॉ फील्ड में भी मैं आगे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ या नहीं। जहाँ तक रोल है लॉस को समझने का, पार्लियामेंट जो है वो लॉस बनाते हैं, कोर्ट्स जो है वो ये देखते हैं कि लॉस एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल LGBTQ+ का जो है, अब लोगों को लगता है कि LGBTQ+ का जो जजमेंट आया है कि दे आर लीगल एंटिटीज नाउ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल सकती थी कि इनकी शादी हो सकती, वो नहीं बोल सकती। क्यों?
क्योंकि व्हेन इट कम्स टू राइट्स, अगर दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी राइट्स को भी लाना पड़ेगा, फिर उनके जो एसेट्स हैं उनको भी लाना पड़ेगा, तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पार्लियामेंट में जब तक एक्ट या लॉ पास नहीं होता तब तक सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं कर सकता, एक्शन में नहीं ला सकता, एग्जीक्यूशन में नहीं ला सकता। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और सारी जो कोर्ट्स हैं वो एग्जीक्यूशन देखती हैं, लॉज बनाने का काम पार्लियामेंट का है। ओके, चलिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ ममता जी ने हमें बताई है। ठीक है ममता जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैरिटल रेप, जो कि हमारे डोमेस्टिक अब्यूज़ केस में जिसको अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कंसिडर किया गया है। ऐसा क्यों, आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? और मैरिटल रेप में क्या वर्बल अब्यूज़ भी इंक्लूडेड होता है? क्या वर्बल अब्यूज़ को भी हम डोमेस्टिक अब्यूज़ के रूप में ले सकते हैं? When it comes to marital rape, na, this is a very sensitive topic. Now, why it is a sensitive topic? Because India में जब दो लोग शादी करते हैं तब ये भी एक माइंडसेट रहता है परिवार का कि इससे हमारी सोसाइटी में मैरिज का इंस्टीट्यूशन बना रहे, समाज कैसे आगे बढ़े। तो मैरिटल रेप अभी भी कंसिडर नहीं किया जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि जब हस्बैंड वाइफ अपना सब कुछ शेयर कर रहे हैं तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे मुझे अग्री करना चाहिए। तो मैरिटल रेप के ऊपर अभी भी कोई लॉस ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। जहाँ तक बात है वर्बल अब्यूज़ की, हाँ उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस में दो सेक्शंस दिए गए हैं, एक है मेंटल अब्यूज़ और एक है फिजिकल अब्यूज़। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक हस्बैंड ले लें जो वाइफ के साथ फिजिकली कुछ नहीं कर रहा है, अनवांटेड एक्टिविटी, उसको अब्यूज़ नहीं कर रहा है, बट उसको मेंटल टॉर्चर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 मिनट में यहाँ से वहाँ आना है, वो नहीं आ सकती, मे बी उसको कुछ काम हो, ट्रैफिक हो, ये एक एग्जाम्पल है। या आपको मैं इतने ही पैसे दूंगा, या आपको अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाना है, या आपको आज के ज़माने में भी फ़ोन रखना अलाउड नहीं है। तो ये सारे जो है वो मेंटल ट्रॉमास देते हैं कि मेरी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ से थोड़ी अलग है, तो वो मेंटल ट्रॉमा है। या फिर सास ससुर का बोलना कि आप इस तरीके से खाना नहीं बना रहे हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, सिर्फ बोलते रहना, वो भी एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। तो मेंटल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ को दोनों को बहुत अलग तरीके से समझा गया है कानून में, और उसे उसी तरीके से देखा जाता है। हाँ, लेकिन दोनों पार्टीज के लिए अगेन ये जेंडर न्यूट्रल है, और दोनों पार्टीज को ये समझ के चलना है, मेल और फीमेल को, कि किसी के भी साथ ये ना हो, मेल्स फीमेल्स के साथ ना करें, फीमेल्स मेल्स के साथ ना करें। जी, चलिए बात करते हैं अभी हम अगर बात करें आज वुमेन की, तो वुमेन हमें पता है 90% ऑफ वुमेन आर वर्किंग, काम करते हैं वर्किंग प्लेस पे। ज़्यादातर हम देखते हैं केसेस वर्क प्लेस पे वर्क हैरेसमेंट के केसेस भी आते हैं। तो उसके लिए लॉ में क्या है, कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे वर्क हैरेसमेंट केसेस को बड़े ही टैक्टफुली हैंडल किया जाता है? उसके बारे में अगर आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा एड्रेस करना चाहें। एक बहुत ही अच्छा एक्ट है इंडिया में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट, जिसे शॉर्ट में पॉश कहा जाता है। हर वो महिला जो कामकाजी है उसके लिए ये कानून लागू पड़ता है। बहुत ही सरल भाषा में अगर समझाऊं, मेरे घर पे अगर मेरे लिए कोई मेड आ रही है जो मुझे मॉपिंग में या किसी भी हाउस होल्ड वर्क में हेल्प कर रही है, तो उसका वर्क प्लेस मेरा घर है। अब अगर उस वर्क प्लेस पे उसके साथ कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी हो जाती है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसा कुछ ना हो और मैं उसको प्रोटेक्ट करूं। तो जब यहाँ पे हम समझें, अगर एक छोटे से घर में ये एक्ट लागू हो सकता है, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में या जहाँ पे 2 से 10 महिलाएं भी हैं, इतना छोटा स्टाफ भी है, तो वहाँ पे भी हर लीगल एंटिटी को एक सेल बनाना है जिसको कहा जाता है सेक्सुअल हरासमेंट सेल, जिसका एक पैनल बनता है, जिस पैनल में उसी ऑफिस का, उसी कॉर्पोरेट का, उसी लीगल एंटिटी की एक वर्किंग महिला होगी, सोशली समाज में से कोई एक महिला होगी, जिनका 5-6 जनों का एक पैनल बनेगा। और अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा कुछ अनवांटेड एक्टिविटी होती है तो उसके लिए उस एक्ट के थ्रू ट्रायल चलेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सपोज आपको लगे कि मुझे कोर्ट तक नहीं जाना है, ये पैनल ही मेरा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकता है,
तो वो पैनल अगर चाहे तो प्रॉपर कोर्ट की तरह दोनों पार्टीज का स्टेटमेंट ले सकता है, विटनेसेस का स्टेटमेंट ले सकता है। और अगर महिला अगर कोई भी एविडेंसेस प्रोवाइड करती है कि मुझे सो एंड सो एम्प्लॉय ने कुछ ऐसे फोटोज भेजे, वीडियोस भेजे, तो उसको प्रॉपर एविडेंस ही माना जाएगा। तो हो सकता है आपको कोर्ट तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, आपकी पैनल ने ही, कंपनी ने ही उसको इतना अच्छे तरीके से सॉर्ट कर दिया। क्योंकि तब तक वो महिला ये भी मांग सकती है कि इस पर्सन को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दीजिए, शायद यहाँ पे कुछ ऐसा अनवांटेड सिचुएशन फिर से ना क्रिएट हो जाए, या फिर कुछ दिनों के लिए जब तक ये ट्रायल चल रहा है आप मुझे पेड लीव पे भेज दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो छोटी छोटी बातें जो आज भी महिलाओं को पता नहीं है, लेकिन हो सकती है बहुत अच्छे से सॉल्व। अच्छा, वो सॉल्व हो गई, उस पैनल ने सॉल्व कर दिया, उसका डिसीजन आ गया, स्टिल यू फील दैट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, तो आप कोर्ट में उसके लिए अपील तो कर ही सकती हैं। तो आई थिंक पॉश के बारे में भी लोगों को, कामकाजी महिलाओं को पता होना चाहिए, और व्यूअर्स को भी ये पता होना चाहिए कि ये सेल कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी, वी नीड टू हैव दिस सेल इन एवरी लीगल एंटिटी। ओके, अब बात करते हैं हम वापस से हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, चाइल्ड अब्यूज़ टॉपिक पे। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमें पता है डिजिटलाइजेशन हो गई है सब चीज़ें, और हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पॉक्सो एक्ट साइबर क्राइम्स के केसेस को कैसे हैंडल करता है? बिकॉज यू नो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन ग्रूमिंग, ये सब ऐसे केसेस भी आते हैं। नॉट मतलब हम अब्रॉड की बात नहीं करते हैं, भारत के बाहर की बात नहीं करते, भारत में भी हम कई बार ऐसे केसेस सुनने में आते हैं जिसमें साइबर क्राइम केसेस हुए हैं बच्चों के साथ में। तो ऐसे में हाउ शुड सोसाइटी प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन इन दिस डिजिटल एज? किस तरह से पेरेंट्स सोसाइटी प्रोटेक्ट करें, और पॉक्सो एक्ट के अंदर ऐसे क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू टैकल साइबर क्राइम केसेस? साइबर क्राइम इन इंडिया इज वर्किंग वेरी वेल। फॉर एग्जाम्पल, आधी रात को भी अगर किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है और अगर आप साइबर क्राइम में फ़ोन करते हैं तो वो बहुत अच्छे से स्टेप्स के साथ आपको बताते हैं कि इसी वक्त आपको इसको स्टॉप कैसे करना है। अगेन द ओनली थिंग इज, बच्चों को हमें ऐसा माहौल देना है जहाँ पे बच्चे आके आपके साथ बता सकें, बिकॉज बच्चों को हम स्क्रीन से दूर तो नहीं रख सकते। डिजिटल एरा में हमें ये समझ के चलना है कि नोबडी कैन स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन्स, और तुरंत एक्शन जैसे ही लिया जाता है। और पॉक्सो इस तरीके से काम करता है जैसे कि कोई भी अब्यूज़ हुआ है आपके साथ, अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, लेकिन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो सिर्फ उसका मोड जो है वो चेंज हो गया है। पहले वो मोड फिजिकल था, अब वो मोड जो है वो डिजिटल हो गया है, लेकिन पॉक्सो और साइबर क्राइम साथ में काम करता है। अब साइबर क्राइम का भी एक बड़ा रोल ये आ जाता है कि वो उसी वक्त उस चैनल को ढूंढे कि ये किसके साथ हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन आपके साथ ये कर रहा है, और वो तुरंत स्टेप्स बता देते हैं कि आप इससे पीछे कैसे हट सकते हैं। यहाँ तक इंडिया का साइबर क्राइम इतना अच्छे से काम करता है कि जैसे ही उनको वो आईडी मिल जाती है, वो इंडिया के फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इंडिया के हेड ऑफिस में उनको फ़ोन किया जाता है और वर्बल प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, मेल्स के साथ उस आईडी को वहीं पे ब्लॉक किया जाता है। और अगर वो अब्यूज़ इस हद तक बढ़ गया है कि वो सिर्फ डिजिटल तक ना होके फिजिकल फॉर्म में भी हो गया है, मैनिपुलेशन हुआ है, पूरा ट्रैप हुआ है बच्चे का, तो बहुत सारे आईपीसी के सेक्शंस विद पॉक्सो लगाए जाते हैं। तो ये केस और सेंसिटिव हो जाता है और उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ इसका ट्रायल भी चलता है। सो व्हेन इट कम्स टू कोर्ट, when it comes to cyber crime, cyber security and other cyber cells which are working in India, they all are playing their roles very well. हमें ही बस थोड़े स्टेप्स आगे जाने की जरूरत है जी। मतलब हमें ही वो लेना पड़ता है, स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि एज अ पेरेंट और गार्जियन बच्चे पे तो हम बिल्कुल कोई कुछ कर ही नहीं सकते। बीइंग अ पेरेंट और गार्जियन हमें ही कहते हैं वो साहस दिखाना पड़ता है कि ओके वी हैव टू टेक द स्टेप, तब हम बच्चे को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे हमने बात की साइबर क्राइम और डिजिटल मीडिया के ऊपर, तो आपके हिसाब से व्हाट रोल डज द मीडिया प्लेज अ रिस्पॉन्सिबल रोल व्हाइल हैंडलिंग दीज केसेस? क्या मीडिया वाकई में रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है, या फिर दे आर मोर इनटू यू नो सेंशलाइजिंग थिंग्स, सेंशलाइजिंग सच सेंसिटिव केसेस? आई थिंक मीडिया हैज चेंज्ड इन अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव and a better manner, very progressive and better manner. मीडिया अब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हैं, बिकॉज दे नो कि देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जहाँ पे चीज़ें
एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं वो पता चल जाएंगे। तो मीडिया अब बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। और जो फैक्ट बातें हैं वो किसी न किसी चैनल के थ्रू, किसी न किसी मीडियम और मोड के थ्रू आ रही हैं। तो मीडिया आज भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मुझे लगता है और भी आगे करती आएंगी। और अगर मीडिया और भी थोड़े ऐसे स्टेप्स ले जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ न्यूज़ के साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें बताए साथ ही साथ कि ये प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसे केसेस बताए कि कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ बताई गई थी, अब इस केस में ये प्रिवेंटिव एक्शंस हुए हैं, तो मुझे लगता है लोगों को और रिस्पॉन्सिबली ये समझ में आएगा कि मीडिया हमारा साथ दे रही है। तो कल को अगर हमारी बात कोई बाहर आती है तो मीडिया कैसे उसको सपोर्टिव मैनर में दिखाएगी। जी अच्छा, अब मीडिया की बात करें तो मैम जैसे डिफेमेशन केसेस जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या केसेस होते हैं, ये चीज मेरे को भी समझनी है। क्या रूल्स होते हैं, क्या लॉज होते हैं डिफेमेशन केसेस के लेकर, डिफेमेशन और इसका कितना मिसयूज होता है, क्योंकि हमने देखे हैं काफी मिसयूज होते हैं इन केसेस के भी। डिफेमेशन का सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन है मानहानि। अगर कोई भी आपके साथ मानहानि करता है, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल इस रूम में आज हम 5 लोग हैं जी। अगर आपने मेरे लिए कोई भी ऐसी बात कह दी जी जो रियल नहीं है जी, और अगर मुझे उससे बेइज्जती फील हो रही है तो वो मेरी मानहानि है। ओके। और उस मानहानि को मैं कोर्ट तक लेके जा सकती हूँ ओके। इन 2 मैनर्स। एक तो मैं आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ कि आपने इतनी मेरी मानहानि कर दी कि अब वो मेरे प्रोफेशन पे इफेक्ट हो रहा है। ओके। और अगर प्रोफेशन पे फ्यूचर में इफेक्ट ना भी हो तो अभी तक जो मैंने अपना नेटवर्थ बनाया है, अभी तक जो मैंने अपनी सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हैं, जो इज्जत बनाई है, उसको हार्म हुआ है और उसका हार्म मेंटली मुझे हुआ है, तो आई कैन क्लेम डैमेजेस। तो दैट इज अ सिविल सूट। अब वो सिविल सूट तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ मुझे आपके ऊपर FIR करने का भी राइट मिलता है। अच्छा। कि आपने क्योंकि मेरे मानहानि की है सबके सामने जी, तो मैं आपके अगेंस्ट FIR भी कर सकती हूँ। और वो केस चलेगा इन अ क्रिमिनल मैनर, जहाँ पे मैं कोर्ट से ये अपील करूंगी, मेरा ये प्रेयर रहेगा कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस चले और आपको सजा हो। अब मानहानि भी 2 तरह से होती है। अच्छा। एक लिखित में भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी लिख दिया तो मैं तुरंत उस चीज को एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकती हूँ। बिकॉज अब जो चेंजेस आए हैं एक्ट्स में, वहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर आपने अरविंद केजरीवाल का केस सुना हो तो वो मानहानि का ही केस था। और वो मानहानि के केस में फाइनली क्या हुआ वो हम सब ने देखा। तो मानहानि को इंडिया में लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, बिकॉज फॉरेन में तो लोग वेट करते हैं कि अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा तो मैं तुरंत डैमेजेस क्लेम करूंगा। लेकिन इंडिया में भी अब लोग समझ रहे हैं कि मानहानि नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बहुत स्ट्रिक्टली एक्शंस लिए जाते हैं। और अगर आपने सोशली किसी की मानहानि कर दी तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सामने वाला तुरंत ही आपके एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है, जो बहुत वैलिड एविडेंसेस माने जाते हैं। ओके ममता जी, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप गांधीधाम म्यूनिसिपल काउंसलर भी हैं, तो गांधीधाम क्योंकि हम देख रहे हैं अभी धीरे धीरे डेवलपिंग हो रहा है, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं गांधीधाम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो व्हाट डू यू थिंक ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें चाहिए कि गांधीधाम डेवलपमेंट की तरफ और आगे बढ़े, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या दूसरी सब चीज़ों में भी आप क्या कंसिडर करती हैं, ऐसे कौन कौन से चेंजेस अभी भी आना बाकी हैं गांधीधाम के अंदर और आप फोर्स ही करती हैं कि हाँ ये अगर आ गए तो फ्यूचर में बहुत मेजर कहते हैं ना एक डेवलपमेंट फेज आ जाएगा गांधीधाम का? जब महानगर पालिका आएगी तो आई थिंक महानगर पालिका के साथ जो भी ग्रांट्स आती हैं, जो भी नॉर्म्स आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, वो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। बट यहाँ मैं ये बोलूँगी स्वाति कि हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट ना करें, बिकॉज मैं उस प्रोफेशन से भी हूँ जहाँ पे हम ये भी समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती हैं। तो महानगर पालिका अपने आप में बहुत बेहतर चेंजेस लाएगी। गांधीधाम वैसे भी एक कॉस्मोपॉलिटन टाउन है, कहा जाता है हर स्टेट से, दुनिया के हर कोने से यहाँ पे लोग हैं। तो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे कोऑपरेट करें व्हेन इट कम्स टू क्लीनलीनेस। क्या चाहिए, घूम फिर के यही चाहिए कि अच्छे रोड्स हो, क्लीनलीनेस हो, पानी आ रहा हो, ये सब
बेसिक नीड्स जो है हाँ। वो मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से मिलेगी, जी जहाँ मिल रही है और बेटर होगी। Okay. और दोनों का रोल प्ले साथ में फिर दिखाई देगा जी कि नगर पालिका से महानगर पालिका बनने के बाद हमें क्या मिला जी। और सोसाइटी रिटर्न में क्या दे क्या रही देगी? है। जी तो गांधीधाम का फ्यूचर तो डेफिनेटली बहुत ब्राइट है। जी। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ एडवाइस टू आवर यंग एडवोकेट्स, मेल फीमेल, आप इस पूरे प्रोफेशन से, अपने पूरे एक्सपीरियंस से अगर आप कोई पीस ऑफ एडवाइस हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो। यंग एडवोकेट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी, नो मैटर फ्रॉम विच लॉ स्कूल यू आर, कोर्ट इज़ योर स्कूल। आप कितना भी किसी के पास सीख सकते हैं, जी बहुत ही अच्छे से हमारे सीनियर्स हमको सिखाते हैं, पर कोर्ट में जो ट्रायल चलता है उसको देखने का, उसको सीखने से बेहतर और कोई स्कूल नहीं है। जी एंड घुस जाना पड़ता है इस प्रोफेशन में। ये एक साइड बिजनेस की तरह, ये एक साइड जॉब की तरह नहीं चल सकता। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन है जी और ये अब और भी ऊंचाइयां हासिल कर रही है इंडिया में। पीपल आर टेकिंग दिस प्रोफेशन वेरी सीरियसली एंड इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। सो जस्ट गो एंड सिट इन द कोर्ट रूम। बस देखिए कि वकील, जज, पार्टीज आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको डिफेंस भी सीखने को मिलेगा, आपको कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन भी सीखने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लॉ ग्रेजुएट्स पास आउट होके निकलते हैं, कई बार उनको लगता है कि बस अब हो गया, हाँ अब तो कुछ महीने किसी के पास कुछ सीखो एंड देन आई एम गुड टू गो। हाँ मिनिमम आई वुड से 5 years to 10 years किसी के अंडर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओके तब जाके आप समझते हैं। बिकॉज एक साल तो ना हमको सिर्फ ये समझने में लग जाता है कि कोर्ट में हो क्या रहा है, बिकॉज कोर्ट का भी अलग से एडमिनिस्ट्रेशन Yes, डिपार्टमेंट है। yes. आपको ये समझना है कि बैलिफ कौन है। काफी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि मैजिस्ट्रेट और जज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वो छोटी छोटी बातें जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल लॉयर सीख सकता है। हाँ अब ट्रायल लॉयर मैं इसलिए बोल रही हूँ, निचली कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट नहीं, पूरा ट्रायल वहाँ चलता है। ओके विटनेस बॉक्स में कटघरे में डाल के जो सवाल जवाब हाँ, होते हैं। हाँ, तो जिस भी इंसान को एक अच्छा वकील बनना है, जी, उसको ट्रायल कोर्ट में काम करना चाहिए शुरुआती दिनों में। फिर आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, बिकॉज हाई कोर्ट में सिर्फ अपील्स होती हैं, जी पूरी फाइल फिर से नहीं खुलती, पूरे विटनेसेस फिर से नहीं होते। ओके अगर होते भी है तो उसका बहुत अलग प्रोसेस है। लेकिन ट्रायल कोर्ट का अगर आपको अच्छा लॉयर बनना है, तो कोर्ट में जाके बैठिए और देखिए हो क्या रहा है। चलिए मैम, अब हम थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके साथ में करते हैं। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर लीगल पैशन। डेडिकेशन। डेडिकेशन। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल राइट फॉर अ वुमन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यू। मेंटेनेंस। ओके, चलिए, योर रोल मॉडल इन लीगल फील्ड। माय रोल मॉडल इन लीगल फील्ड, जो लीगल फील्ड से कनेक्टेड है, वो लॉयर नहीं है, किरण बेदी। ओके, चलिए, अ लॉ यू थिंक नीड्स इमीडिएट चेंज। वेरी क्विक एक्शंस, ऑनलाइन कर देना चाहिए काफ़ी सारी चीज़ों को, तो बहुत जल्दी जस्टिस मिलने लगेगा। ठीक है, इफ यू वरंट लॉयर देन व्हाट वुड यू बी? I would still stick to it. I would have been a magistrate for sure. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी अबाउट द पॉक्सो लॉ एंड अबाउट लीगल फील्ड। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम और इतनी सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for inviting me. Thanks a lot.